हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल साइंस एंड मैथ अप। जो हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, जो पार्ट 1 का हमने जितना भी कुछ पढ़ा था, जितना भी कुछ हमने समझा था, उससे रिलेटेड कुछ जो आपका बोर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो अभी जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, उस वो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम जो रिमेनिंग टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम गवाए हम चलते हैं आज के जो आपका हमने क्वेश्चन अभी हमने समझाने की हमने बोला था वो हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें, द इमेज formed on the retina is virtual and erect, real and inverted, virtual and inverted, real and erect। जो इमेज बन रहा है रेटिना पे, वो इमेज कैसा है? कई बार ना हम भूल जाते हैं, थ्योरी पढ़ा तो था, याद तो था, कंफ्यूजन हो जाता है, रियल था, वर्चुअल था, क्या था। तो हमें याद कर लेना है, जो आंखों का जो लेंस है ना, आई का जो लेंस है, कौन सा लेंस होता है, कौन सा विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, सॉरी यूज कर रहा हूँ, मतलब नेचुरली है, यूज तो नहीं है, जो नेचुरल है, कौन सा लेंस है वो लेंस कौन सा है? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो कन्वेक्स में जो मेरा इमेज बनता है वो कैसे बनता है? रियल, रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? वर्चुअल, फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ पर बनेगा? कौन सी केस में? आपका कनकेव में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, यानी आंखों का कौन सा पार्ट है जो हमने पढ़ा था? कॉर्निया, प्यूपिल, उसके बाद आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर, जितने भी सारे पार्ट्स पढ़े थे उनमें से कौन सा पार्ट है जो आंखों में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रहा है उसको कंट्रोल करता है? कौन है वो? पहले कौन सा ऑप्शन है? रेटिना। नहीं, रेटिना तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। मैं आपको हर एक ऑप्शन थोड़ा सा समझा रहा था कि रिवीजन हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ना आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखते तुरंत ही पता चलेगा आंसर क्या है, वो लिखना है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, मैं आपको रिवीजन करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। चलिए, तो रेटिना में क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो पीछे की तरफ होता है रेटिना में इमेज फॉर्म होता है। जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन डी पे ऑप्टिक नर्व क्या होता है आपका? जो आपका इमेज बनता है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ब्रेन उसको क्या करता है? जो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है उसको इरेक्ट करके ब्रेन हम ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया तो आउटर मोस्ट आपका जो पोर्शन है, वो क्या करता है आपका? जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, जो इंपॉर्टेंट था कॉर्निया के लिए, कि ये क्या था? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन कॉर्निया। तो बचा क्या? आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? जो आपका दोनों तरफ, ये जैसे लेंस से यहाँ पे दोनों तरफ होता था ना, ये दोनों तरफ प्यूपिल, लेंस में नहीं, सॉरी, लेंस नहीं, ये थोड़ा प्यूपिल जो ब्लैक होल था इससे ऊपर इधर था ना, ये था आपका आइरिस। आइरिस दोनों साइड, ये भी था आइरिस, मतलब दोनों साइड वो होता है आइरिस। जो क्या होता है? प्यूपिल का साइज को एडजस्ट करता है, यानी कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, कितने अमाउंट ऑफ लाइट कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, वो प्यूपिल का कंट्रैक्ट या आपका एनलार्ज करता था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरा? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मैंने मतलब बताया था मैंने, क्या था? एडजस्ट करना। क्या था? एडजस्ट। तो इस ड्यू टू जो आपका लेंस का साइज है वो उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि भगवान ने मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो हमें आंख दिया है हमने, जो उसमें जो लेंस यूज किया गया है, तो वो लेंस है ना, वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल है, यानी ऑटोमेटिक आपका जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करता है, तभी हम नज़दीक या दूर का कोई भी डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। तो वो कौन सा आपका जो क्या है, आंखों का पार्ट है, वो करता है? कौन सा पार्ट है? सिलरी मसल्स, याद है ना? सिलरी मसल्स क्या करता है? क्या करता है? कभी भी आंखों की जो लेंस है इसको मोटा करता है, कभी भी इसको पतला करता है, होता है ना? कौन करता है? सिलरी मसल्स। अच्छा,
उसके बाद यहाँ पे सारा काम बता दिया था मैं, इसका आंसर बता। चलिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल लाइट, डिस्टिंक्ट विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है? 20, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और जो आपका फार डिस्टेंस मतलब ये दूर कितना देख पाते हैं हम, था ना, मैंने बताया था इन्फिनिटी। मिनिमम डिस्टेंस होता है मिनिमम, ये था आपका मिनिमम डिस्टेंस 25 और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम इन्फिनिटी। चलो इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना बिहाइंड द रेटिना इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एट इन्फिनिटी। मायोपिया में जो मेरा इमेज है ये कहाँ पर बन रहा था? मायोपिया केस में आपका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनता था, याद है ना। ये जैसे आपका ये हो गया, ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया आपका आई बॉल, ये हो गया आपका आई बॉल, सॉरी ये हो गया आपका क्या था ये? कॉर्निया, कॉर्निया जहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। उसके बाद ये था ब्लैक प्यूपिल, जहाँ पर मेरा लगा रहता था क्या आपका आइरिस। ये बीच में होता है एक्वस ह्यूमर। फिर ये था आपका इधर था क्या? लेंस। और जो इमेज मेरा बन रहा था ये रेटिना। हालांकि ये तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़े, हाँ ये ऐसे तो कट था ना। ये ऐसे जा रहा था ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये था मेरा रेटिना। तो रेटिना पे मेरा इमेज ना बन के कहाँ पर बन रहा था? थोड़ा सा पहले इमेज बन रहा था। और ये था ब्लाइंड स्पॉट, ये था मेरा ब्लाइंड स्पॉट, ये था मेरा ब्लाइंड स्पॉट। तो ये इमेज बन रहा था कहाँ पर? रेटिना से पहले, यानी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी लेंस पे मेरा करेक्शन इसका हो रहा था? आपका कनकेव लेंस। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रो पे इज करेक्टेड बाय, हाइपरमेट्रो पे अगर ये कनकेव हुआ, ये कौन सा होगा? कन्वेक्स। क्यों? कन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। और मेरा हाइपरमेट्रो पे केस में क्या होता है? जो मेरा इमेज है ये बिहाइंड द रेटिना बनता था ना। तो यहाँ पर हम क्या करते थे? कन्वेक्स लेंस यूज करते थे, जो लाइट को थोड़ा कन्वर्ज करके मेरा इमेज रेटिना पे बन पाता था। और जो सिलिंड्रिकल लेंस, ये तो हम एस्टिग्मेटिज्म इस केस में यूज होता है ना। बाइफोकल लेंथ, प्रेस बायोपिया में आपका बाइफोकल लेंथ यूज होता है। और सिलिंड्रिकल लेंस तो मैंने बता दिया एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म? जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन वहाँ पे फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। प्रेस बायोपिया ऑकर्स ड्यू टू, प्रेस बायोपिया किस लिए यूज होता है? इंक्रीज इन आईबॉल लेंथ? नहीं, ये तो मायोपिया के केस में होता है, जब मेरा आईबॉल का इलोंगेशन हो जाता है, यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इलोंगेट हो जाता है, तब वन ऑफ द रीजन है कि इमेज मेरा रेटिना से पहले बनता है। इंक्रीज इन लेंस पावर? नहीं, ये भी नहीं होगा, वो भी आपका मायोपिया के केस में होता है। डैमेज इन रेटिना? नहीं, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। प्रेस बायोपिया इसलिए होता है ताकि इसलिए मेरा जो एडजस्ट होता है ना फोकल लेंथ, ये नहीं कर पाता है ढंग से, सिलियरी मसल वीक होने की वजह से, तब मेरा प्रेस बायोपिया होता है। चला नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय, पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया, दोबारा से नहीं बताऊंगा। एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस बाय, ये मैंने बता दिया था, सिलिंड्रिकल लेंस एस्टिग्मेटिज्म। और बाइफोकल में कौन सा था? प्रेस बायोपिया, चलो दोबारा नहीं बताऊंगा। कैटरेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इमेज बिहाइंड द रेटिना? ना जी ना, ये तो आपका हो गया हाइपरमेट्रोपिया। क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस, वीक ऑप्टिक नर्व, इरेगुलर कॉर्निया, ऑप्शन बी
क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस, जो प्रोटीन का लेयर बन जाता है आंखों के सामने, जो सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू ही हम उसको, जो मोतियाबिंद है तो उसको हम निकाल पाते हैं, वो होता है हमारा कैटरेक्ट। तो ऑप्शन बी ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट। मैं अभी उस क्वेश्चन में बता रहा था ना, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर इमेज नहीं बनता है, उस पर क्या होता है, वायर इमेज फॉर्म्स ना, बिल्कुल भी नहीं। विथ नो रॉड्स और कौन, हाँ यस, ये वाले सेल जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, रॉड सेल और कौन सेल जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर होता है मेरा ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट, ये थोड़ा ये आपका आ गया ना, आपका हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो गया भाई ये, इसको, हाँ, ये हो गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। काम नहीं कर रहा है क्या इसका? चलो नीचे लिख लेते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले बता रहा है कि एसिड बता रहा है स्टार appear to twinkle, ओके वेरी गुड। रीजन एटमोस्फेरिक रिफ्रेशन कॉजेस कंटिन्यूअस चेंजेस इन apparent। अच्छा ये मैंने शायद पढ़ाया नहीं आपको, ये पार्ट 2 में होगा, चलो उस टाइम हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ये ना पार्ट 2 में अभी में हम पढ़ेंगे, अभी ये भी पढ़ेंगे, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं। चलो ये क्वेश्चन क्या है, ए कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ए कनकेव लेंस डाइवर्ज, अच्छा ऐसा ये बताते हैं रीजन। ए कनकेव लेंस डाइवर्स लाइट रेज बिफोर दे एंटर द आई। कनकेव लेंस कौन से केस में यूज होता है? मायोपिया में केस यूज होता है। क्यों यूज होता है? कनकेव लेंस का काम क्या है? लाइट को डाइवर्ज करना। हाँ रीजन में सेम दे रखा है, चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड ए आर ट्रू, बिल्कुल, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट, कि कनकेव लेंस में मेरा करेक्शन होता है, मायोपिया के केस में करेक्शन होता है बाय यूजिंग कनकेव लेंस। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब जो दूर नज़दीक हम देख पाते हैं पर दूर का हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसमें और क्यों लगाते हैं हम कनकेव लेंस? लाइट को डाइवर्ज करता है, और इमेज जो मेरा पहले रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा था वो बिल्कुल रेटिना पे जाकर फॉर्म होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला केस स्टडी क्या है, कह रहा है कि Ravi can see nearby objects clearly but cannot see the blackboard from the last bench. Which defects does he have? Where is the image formed in his eye? Which lens will correct it? रवि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ना उसको क्लियरली देख नहीं पा रहा है, जो ब्लैक बोर्ड में रवि एक स्टूडेंट है जो लास्ट बेंच पे बैठता है तो उसको देख वो ब्लैक बोर्ड देख नहीं पाता है, ठीक है। आप लोग भी शायद लास्ट बेंच में बैठते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो जो इसका मतलब क्या है, ये जो दूर का डिस्टेंस वो देख नहीं पा रहा है, लास्ट बेंच में बैठा है तो दूर का डिस्टेंस, यानी दूर का डिस्टेंस देख नहीं पाता पर नजदीक का देख पाता, यानी ये कौन सा केस है बेटा? ये हो गया आपका नियर साइटेडनेस। यानी यानी कौन सा? मायोपिया, यानी मायोपिया का केस है ना। Which defect does he have? Myopia. Where is the image formed in his eye? In case of myopia, the image is formed always in front of the retina. Retina पे नहीं बनता है, उससे पहले इमेज बन जाता है। Which lens will correct it? तो ये हो गया आपका in front of the retina. In front of the retina. And which lens will correct it? Which lens? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज करने के बाद लेंस के थ्रू जैसे ही जाता है वो, यानी आंखों का जो लेंस है उसके थ्रू जैसे जाता है उसके बाद जो आपका इमेज है वो प्रॉपरली रेटिना पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्टडी क्या कर रहा है? एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड ए न्यूज पेपर क्लियरली विदाउट होल्डिंग इट फार अवे, नेम द डिफेक्ट। ओल्ड पर्सन है जो नज़दीक का उसका देखने में दिक्कत है, पर थोड़ा दूर जैसे लेके जाते हैं हम तो वो देख पाता है, तो ये ओल्ड एज पर्सन है। तो ये कौन सा केस होगा? नेम ऑफ द डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। नेम ऑफ द डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। व्हाट हैपेंस
टू सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स को क्या हो जाता है, क्यों, किसकी वजह से प्रेस बाय पे हो जाता है, सिलरी मसल्स वीक वीक। व्हिच लेंस इज रिक्वायर्ड प्रेस बाय पे के लिए, इस केस में हमें कौन सा लेंस चाहिए, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस चाहिए, क्योंकि उसका वो नज़दीक देख नहीं पा रहा। अगर उसका दूर का दिक्कत एट द सेम टाइम ओल्ड एज में जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका जो नज़दीक है उसको दिखने में दिक्कत हो सकता है उसका दूर का जो क्या है विजन है वो भी दिक्कत हो, दूर का भी देख नहीं पाता है। तो उस केस में हम कौन सा यूज करते हैं, कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिला के हम यूज करते हैं बाईफोकल, बाईफोकल लेंस। चलिए केस स्टडी 3 क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट सेज इमेज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई इज वर्चुअल, इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो, the image formed in the human eye always real because the lens is used, not in used, the naturally is already exist in our eye, the lens is convex lens. So in this case for our human eye the image is always real and inverted. So is this statement correct, no, this is not the correct statement. Which type of image is actually formed, मैंने बता दिया कौन से रियल इमेज बनता है। वेयर इज इट फॉर्म्ड, ऑन रेटिना, ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर बनता है इमेज। ये बहुत ही आसान था, ठीक है, आसान उसके लिए होगा जो आसानी से क्या कर पाता है, पढ़ता है, समझता है, कंसेप्ट जिसका क्लियर है। नेक्स्ट चले केस स्टडी 4, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया can see distant object clearly but cannot see nearby objects. Why does image formed behind retina? कि ये पर्सन कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया पे वो सफर हो रहा है, डिस्टेंस जो आपका कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जो उसका फार साइड है, दूर का डिस्टेंस वो तो बहुत अच्छे से देखो, यानी फार साइड से, यानी हाइपरमेट्रोपिया, बोल भी रखा हाइपरमेट्रोपिया की केस है। वाई डज इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, हाइपरमेट्रोपिया में क्या कहाँ पर बनता है आपका इमेज बिहाइंड द रेटिना, क्यों हो जाता है इसका, बिकॉज ऑफ शॉर्ट आई बॉल, शॉर्ट आई बॉल या फिर कॉन्ट्रैक्ट आई बॉल, यानी जो फास्ट मायोपिया का केस था वहां पर क्या होता था, इलोंगेटेड आई बॉल के होता था। और या फिर हमें और दूसरा क्या हो सकता है कि जो इसका जो आपका लेंस है ये थोड़ा लेंस का पावर, लेंस पावर लेस हो गया है, यानी जो लेंस का जो इसका थिकनेस है ना, सॉरी थिकनेस है ये कम हो गया है, कर्वेचर थोड़ा कम है, ठीक है। Which टाइप इच लेंस इज यूज्ड, हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कौन सा, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। हाउ डज दैट लेंस हेल्प्स, कन्वेक्स लेंस converge the ray of light, but converge the light due to which the image is actually formed on the retina. ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको फर्स्ट लेक्चर में। लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन आई डायग्राम, ह्यूमन आई डायग्राम, और उनके ये यहाँ पे तो सिर्फ 4 दे रखे हैं आपको, हालांकि सारे जो ह्यूमन आई के पार्ट्स है ना वो सारे आपको देखना है, चाहे आपका कॉर्निया हो, एक्वस ह्यूमर, उसके बाद आपका प्यूपिल, आइरिस, उसके बाद आपका विट्रियस ह्यूमर, लेंस, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, ये सारे आपको, सिलरी मसल्स, ये सारे आपको ध्यान पे रखना है, पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दे रखे डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, मैंने ये भी पढ़ा है अच्छे से, एकोमोडेशन यानी एडजस्ट करना, जो सिलरी मसल्स करते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। वाई डच, और ये एकोमोडेशन की वजह से क्या होता है हमारे ह्यूमन आई, जो दूर का और नज़दीक का दोनों अच्छे से हम देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑटोमेटिक सिलरी मसल्स जो कर्वेचर है, किसका कर्वेचर, लेंस का जो कर्वेचर है उसको एडजस्ट करता है, यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हमें दिखाता है। वाई डच पीपल अपीयर ब्लैक, ये यहाँ पे भी मैंने बताया था पीपल आपको क्यों ब्लैक दिखता है, और क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है पीपल में। व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, हाँ अच्छा ये मैंने पढ़ा है नहीं, ये आगे पढ़ाऊंगा। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट मैंने बता दिया, ठीक है, जहाँ पर रॉड सेल कोन सेल नहीं होता है,
हाँ, रेटिना भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो वो ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे इमेज नहीं बनता है, ब्लाइंड स्पॉट। व्हाई इज इमेज इन्वर्टेड इन आई, क्योंकि रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनने के बाद जो लेंस टाइप है ये मेरा कौन सा है आपका, आंखों का जो लेंस है वो है आपका कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में मेरा इमेज रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया एज पर आपका जो मैं फर्स्ट पार्ट 1 में जो भी पढ़ाया था उससे इस लगभग सारे आपका कवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम पर चले। नेक्स्ट पार्ट जो आपका इस चैप्टर में रह गया था ना, वह आज हम पढ़ेंगे। क्या है? पहला है प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? ए ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज टू ट्राइंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। ये क्या है? ये तो यहाँ पे 2D डायग्राम है। एक्चुअल में प्रिज्म आपका मैं थोड़ा बनाने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। ये आपका इधर से बनेगा, इधर ये ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हाँ, ये हो गया आपका प्रिज्म, समझ में आ रहा है ना? ये एक ये ट्राइंगुलर फेस है, कौन सा? इधर वाला ये, और इधर एक 2, और जो रेक्टेंगुलर इधर 1, इस साइड वाला 2 और नीचे 3। ठीक है, अच्छा। द प्लेन सरफेस थ्रू व्हिच लाइट पासेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो प्लेन सरफेस है ना, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये इसके पीछे है। अब इमेजिन कर पा रहे हैं ना, इसके पीछे ऐसा करके है, इसके पीछे ऐसा करके है, पूरा आपका जो क्या है प्रिज्म पीछे ऐसे करके है। तो ये जो सरफेस इसको हम कहते हैं प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा? ये थ्रू हुई ये जो इंसिडेंट रे जा रहा है, मैं आगे समझाऊंगा। आपका इमेजिन रे हो रहा है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये हो गया आपका, क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। When a ray of light enters a prism, it passes from air to glass. ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था ना, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास स्लैब। सेम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट पास फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस एट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्यों टुवार्ड्स द नॉर्मल? क्यों? क्योंकि ये मेरा रेयर मीडियम है और इधर मेरा डेंसर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, ये रियरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जैसे रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, लाइट बैंड होता है, रिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल यहाँ पर कौन सा? ये वाला, ये रहा आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो लाइट जैसे एंटर किया, ये सीधा जाना था, पर जो नॉर्मल है ये ऐसे ऐसे जाना था ना, पर ऐसे ना जगह जो नॉर्मल है उसकी तरफ बैंड हुआ है। और ये जो एंगल है आर, एंगल आर यहाँ पे मैंने बता भी रखा, ये एंगल आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पहले भी पढ़ा है। और ये एंगल आई होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर साइन नहीं दिया था। चलो, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या होता है ग्लास प्रिज्म में? क्या? क्योंकि ये सेम मीडियम है, मतलब मीडियम ये तो सेम डेंसर मीडियम है ना, जब से ग्लास के प्रिज्म ग्लास के अंदर जा रहा है तो कोई रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, पर जैसे लाइट बाहर निकलेगा ये फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम हो गया, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्या होगा? ये अगर मेरा नॉर्मल हुआ तो ये बैंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंस से रेयर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, और ये ऐसे जाना चाहिए था पर ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये लाइट आ रहा था ना, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी इसको हम पढ़ाएंगे तो ये हो गया ये सेम इंसिडेंट रे, और ये जो आपका इमर्जेंट रे यानी जो रिफ्लेक्ट होके फिर से प्रिज्म से आपका बाहर की तरफ जा रहा है, इन दोनों की लाइन के बीच का जो एंगल है ना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। Very very important. What is angle of deviation? The angle between the incident ray, direction of incident ray and emergent ray is called the angle of deviation. It is denoted by d or sometimes delta d. Okay, next, dispersion of white light. Dispersion क्या होता है? Dispersion का मतलब होता है ना जैसे
सात भाई चलो सात ही मान लेते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे। सात भाई मेले में जा रहा था तो अलग अलग बिखर गया, डिस्पर्स्ड हो गया, ये होगा डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। यानी जो व्हाइट लाइट है ना, हम जो व्हाइट लाइट हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, व्हाइट लाइट है, इनका जो क्या होता है डिस्पर्शन में, क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है लाइट, अलग 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 व्हाइट लाइट के अंदर जो भी आपके सात कलर है ना, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है अलग अलग कलर में। जो व्हाइट लाइट है ना, सर आइजैक न्यूटन ने एक टेस्ट के थ्रू बताया था, जो आपका सनलाइट है वो आपका 7 कलर में होता है, ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये होता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर जितने भी कलर है, कॉन्स्टिट्यूंट कलर है, जो अलग अलग कलर से बनता है एक्चुअली व्हाइट लाइट, वो स्प्लिट हो जाता है, उसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कह रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग कलर में अलग हो जाता है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम। ये जो अलग अलग यहाँ से लाइट आया, व्हाइट लाइट एंटर हुआ यहाँ से, तो ये अलग अलग इसके अंदर जितने भी कलर थे ये अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गया, ये हो गया आपका लाइट स्पेक्ट्रम, बैंड different color of light band at different angles when passing through a prism. Red band the least and violet bands the most. Violet bands the most. Why? We will discuss later. तो ये जो कलर बैंड हो रहा है, अलग अलग कलर, जो आपका कौन कौन से 7 कलर होता है यहाँ पर, ये वीव क्वायर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं दोबारा से टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वीव क्वायर, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है व्हाइट लाइट से, हम अलग देख पाते हैं, इसे अलग हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाई डज डिस्पर्शन ऑकर? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। मैंने पहले भी बताया कि व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, खास करके 7 कलर के बारे में हमने पढ़ा है। कौन से? विव क्वायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ। प्रिज्म हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स। अच्छा, इनका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो दो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आएगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा, जो कि डिफरेंट मीडियम होगा। तो दूसरे मीडियम को निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट एट फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एट द सेकेंड मीडियम, इसी हिसाब से निकाल देते हैं। और आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, वो था n इक्वल टू सी अपॉन वी। और जो हमारा वेव इक्वेशन है ना, वी का मतलब होता है हमारा f इंटू लैम्डा, f इंटू लैम्डा, ये होता है आपका वेव इक्वेशन। यानी f यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यानी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चलो ये मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा कि जो आपका यूनिट में एक यूनिट टाइम में, सर्टेन टाइम में कितना ये होता है आपका वो फ्रीक्वेंसी, आपका छोड़ो। n इक्वल टू सी अपन भी, तो c क्या था? c था, v का जगह पे हम ये लिख देंगे f अपॉन लैम्डा, f इंटू लैम्डा, n इक्वल टू, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेवलेंथ जितना बढ़ेगा, जिस लाइट का जितना वेवलेंथ हाई है, उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई, और इसका ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी मतलब है। और इनका जो 7 कलर है ना, इनका जो आपका वेवलेंथ का रेंज है ना, ये आपका होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। इनका रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू। अच्छा, यहाँ पर जो आपका
रेड कलर है ना, ये सबसे लीस्ट बैंड होता है। अच्छा, जो बैंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका रिलेशन क्या है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो बैंड क्या होगा? हाई होगा, यानी बैंड ज़्यादा होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बैंड कम होगा। तो आपका जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है 400, और रेड जो है ना इसका सबसे ज़्यादा हाई है 700 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े। व्हाई डज रेड लाइट डिफिट द लीस्ट एंड वायलेट लाइट डिफिट द मोस्ट? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों, इनका अलग अलग वेवलेंथ की वजह से। जो 7 कलर है उसमें जो मेरा वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और जो रेड का वेवलेंथ है ये मेरा सबसे ज़्यादा है। और वेवलेंथ के ऊपर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू क्या होता है, उसके बैंड कितना होगा वो कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गया ना। तो इनका जो वेवलेंथ का ऑर्डर है इसी से चलता है, VIV GY OR, ये आपका चलता है ये, जिसमें R सबसे हाईएस्ट होता है यानी 700 नैनोमीटर। और इसका ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी यहाँ भी बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इस तरफ जा रहे थे ये उधर हो जाएगा। हेंस रेड लाइट बैंड द लीस्ट एंड व्हाइल वायलेट बैंड्स द मोस्ट। द ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मीडियम इज सेम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बैंड, एंगल ऑफ बैंड, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ अमाउंट ऑफ बैंड या एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर बैंड अमाउंट ऑफ बैंड्स, ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई उतना ज़्यादा बैंड होगा लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइड लाइट। ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद कर लेना, कुछ नहीं है। जैसे हमने प्रिज्म के थ्रू वाइड लाइट ये एंटर हुआ प्रिज्म के थ्रू, तो क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है अलग अलग 7 कलर, ये क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता है ना, ये लाइट स्पेक्ट्रम अलग अलग हो जाता है। इसको हम फिर से वाइड लाइट मतलब सेम, इसका रिकम्बिनेंट कब होता है? एक हम इन्वर्टेड प्रिज्म, ये होता है आपका इन्वर्टेड प्रिज्म हम इसके साथ में लगा देंगे, तो ये जैसे लाइट आ रहा था इन्वर्टेड प्रिज्म में, फिर से लाइट एंटर होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और फिर से ये वाइट लाइट होके आगे निकल जाएगा, और कुछ नहीं। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द वाइट लाइट यूजिंग एन इन्वर्टेड प्रिज्म। As shown in the figure, the first prism splits the white light into its 7 color components. When these colors components fall on the second prism, they recombine the form of white light. ये थोड़ा जैसे हम प्रिज्म को इन्वर्टेड करेंगे, एक प्रिज्म को नहीं, पहले नॉर्मल प्रिज्म सिंपल प्रिज्म रखेंगे, वहां से आएगा, और एक प्रिज्म सेकंड प्रिज्म, ये हो गया आपका प्रिज्म 1, ये यहाँ पर लिख रखा है प्रिज्म 2। प्रिज्म 1 से एंटर ऐसे लाइट एंटर होगा, प्रिज्म 2 का हम उल्टा कर देंगे यानी इन्वर्टेड कर देंगे, तो ये फिर से वायलेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेनबो। ये रेनबो यानी इंद्रधनुष क्या होता है? ये रेनबो is a natural spectrum of white light seen in the sky due to, ये 3 टर्म याद रखना है हमें, कौन कौन से? ड्यू टू डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार गलती हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोल दिया जाता है, पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग कंसेप्ट है, उसके लिए अलग कंडीशन चाहिए, पर ये होता है हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉप्लेट्स। क्या होता है ना, जब बारिश होता है, ये ज़्यादातर जो बारिश का सीजन है उस टाइम पे हम ये रेनबो देख पाते हैं। बारिश की बात, बारिश का मौसम में क्या होता है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट, वाटर का मतलब आपका पानी का बूंद, उसके बाद जैसे सन निकलता है ना, उसके बाद हम रेनबो देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? ये आपका ये हो गया आपका वाटर ड्रॉप मान लो, ठीक है, ये हो गया आपका वाटर ड्रॉपलेट। ये यहाँ से सन से लाइट आ रहा है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका सनलाइट। और सनलाइट यानी कितने कलर है? 7 कलर। 7 कलर कौन कौन सी? ये 7 कलर होता है। तो ये आपका व्हाइट लाइट कह रहा हूँ, हाँ व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, ये आ रहा है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जैसे ही लाइट एंटर करेगा,
ये एक्ट एज एन प्रिज्म, तो ये क्या करेगा, डिस्पर्सन, क्या होगा यहाँ पर, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होगा, क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, यानी ये जो 7 अलग अलग रंग है यहाँ पर बिखर जाएगा। फिर इसका जो ये दीवार है ना, यानी ये इंटरनली वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही क्या होता है, फिर से ये इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी ये फिर से इस दीवार इसको रिफ्लेक्ट करता है इधर, और ये आने के बाद फिर से ये बाहर आएगा, यानी यहाँ से जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, यानी आपका प्रिज्म की तरह ये फिर से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर कहीं पर जो ऑब्जर्वर है वो देख पाता है, ये जो 7 अलग अलग रंग हम देख पाते हैं, ऑब्जर्वर देख पाता है। इसी वजह से हमें क्या होता है, ये 42 डिग्री एंगल छोड़ो एक बार, ये हमें क्या होता है, इस वजह से हम रेनबो को देख पाते हैं। इसका कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट मस्ट बी व्हाइट लाइट, मतलब सनलाइट होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट बारिश के मौसम में, सन बिहाइंड द, ये इंपॉर्टेंट है, सन बिहाइंड द ऑब्जर्वर, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वाटर ड्रॉपलेट और सन, यानी जैसे आपका ये इधर सन होगा ना, इधर सन होगा, इधर सन होगा, और उसके सामने बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट। जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, इसके बिहाइंड क्या होना चाहिए, सन, और इसके इन फ्रंट में होना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट, तभी ये देख पाएगा। ये कंडीशन है तो आसान, पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चले हम, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज as they pass through different layers of the earth's atmosphere having different densities। यानी जो रिफ्रैक्शन चैप्टर, लाइट चैप्टर हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट when it's towards the normal or away from the normal due to changing of the medium, due to change of the medium। तो ये था रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहां पर भी रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बैंड होगा, सीधी सी बात है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, कई बार आपने भी पढ़ा होगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, वो अलग अलग लेयर होता है, उसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये आपने पढ़ा था ना, अलग अलग लेयर होता है। चलिए, उस लेयर के जो अलग अलग लेयर है, उन लेयर के डेंसिटीज भी अलग अलग है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट हमारा बैंड हो जाता है। व्हाई डज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑकर? जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बहुत सारे लेयर होते हैं, और ये डेंसिटी ना इंक्रीज होता है जितना हम अर्थ की सरफेस की तरफ आते जाएंगे। ये मेरा अगर अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ है ना, तो ये जो जितने सारे लेयर हैं, ये अगर जितने हम इधर आते जाएंगे, डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कंटिन्यूअसली, ऑब्वियसली अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। लाइट बेंड कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वैक्यूम था, ठीक है, ये वैक्यूम था, लाइट आ रहा है, तो यहां से आ रहा था ऐसे, यहां पर अगर नॉर्मल में बनाऊंगा तो ये सीधा ना जाकर इधर बेंड होगा, पर ये इसको सीधा जाना चाहिए था, पर सीधा ना जाएगा, ये और ज़्यादा बैंड होगा। यानी एक्चुअल में करेंगे तो ये इस तरह से बैंड होके आएगा। आ रहा है समझ? इस तरह से बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है आपका, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी जो तारे हैं ना, वो जो मिट मिट करता है, चमकता है, वो क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो हमारा सनराइज और डिलेड सनसेट, ये तो मैं आगे जैसे समझाऊंगा पढ़ूंगा, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसका रीजन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है रीजन? स्टार्स इज वेरी फार अवे, तो हमें पता है। दे एक्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी इतनी ज्यादा दूर है ना, कौन, क्या, स्टार, वो होता है जैसे लगता है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। हालांकि वो बहुत बड़े होते हैं, पर इतना हमसे इतना ज्यादा, इतना लाइट ईयर्स दूर होता है ना, ऐसे लगता है जैसे एक सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो वहां से जब लाइट आता है,
ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग एयरलेस, ये जो वहाँ पे से भी लाइट आ रहा है वैक्यूम, फिर जैसे अर्थ की एटमोसफेयर पे एंटर करेगा क्या होगा, अलग अलग लेयर का डेंसिटी, इसका डेंसिटी D1 है, इसका D2, इसका D3, अलग अलग डेंसिटीज है। तो इन डेंसिटी की वजह से, अलग अलग डेंसिटी की वजह से लाइट एंटर होगा, क्या होगा, ये बैंड होता जाएगा। लेकिन उसके साथ और क्या होता है, इनके जो अंदर जो एयर है ना, ये तो स्टेशनरी नहीं है ना, ये तो ऐसे नहीं एयर एक जगह पे होता है, इनका जो डेंसिटी भी, ये भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यार, और यार वैसे भी मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है। तो इनकी वजह से ये जो स्टार ये एक्चुअल था, पर ये जैसे बैंड होने के बाद मुझे यहां पर दिखेगा, ये होता है आपका एपरेंट, एपरेंट स्टार, एपरेंट स्टार। ये था एक्चुअल स्टार, था एक्चुअल स्टार, एक्चुअल स्टार यहां पर है, मुझे यहां पर दिखेगा। पर जैसे ये मैंने जैसे बताया कि ये जो आपका डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से, और जो एयर है ये तो स्टेशनरी नहीं है, अलग हमेशा मूव हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, मुझे ये जो एपरेंट जो स्टार है ना, इसका भी पोजीशन चेंज होता है, मतलब एक्चुअल में नहीं होता है, हमें दिखता है कि चेंज हो रहा है, और उसी चेंजेस की वजह से हमें स्टार ब्राइटनेस फ्लक्चुएट, उसकी वजह से हमें आँख जो आपका स्टार है ये क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल, यानी ट्विंकलिंग होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। चलिए, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ना हॉरिजॉन, एक्चुअल सनसेट हम कब मानते हैं, किसको हम कहेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये होता है एक्चुअल सनसेट। पहले ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि ये आसानी में हो जाएगा समझने में। ये हॉरिजन है ना, हॉरिजन, ये होता है आपका हॉरिजन। ये अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर आई है तो ये होता है बिल्कुल जो पैरेलल लाइन ये गया ना, ये होता है आपका, क्या होता है आपका हॉरिजन। जब हॉरिजन को क्रॉस करता है, हॉरिजन के ऊपर आता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये इधर आया ना, तो हो गया मेरा सनराइज। और इसके जब नीचे आया, हॉरिजन के जब नीचे आया, ये हो गया मेरा सनसेट। ये होता है मेरा एक्चुअल में सनराइज एंड सनसेट। पर होता क्या है ना, रियल पोजीशन ऑफ द सन, यहां पर सन है, पर सेम सन से लाइट आ रहा है, और जैसे ही ये अलग अलग लेयर है अर्थ का, ये अलग अलग लेयर है, अलग अलग डेंसिटी है, उसकी वजह से जरा मेरा जो लाइट है ये क्या होगा, बैंड होके आंखों में दिखेगा। तो एक्चुअल में मुझे दिखेगा कहाँ पर, इसके अगर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये जो एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, एक्चुअल में सन इधर नहीं है इधर, पर हमें दिखता है इधर। ऐसा लगेगा कि सूरज मतलब उठ चुका है अभी, पर ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। तो इसीलिए वजह से हमें ये एडवांस में दिखता है। और सेम उसी तरह जब सनसेट होता है, वो भी हमें एक्चुअल में सनसेट नहीं होता है, पर हमें लगता है कि अभी सूरज डूब गया है। ये कितना टाइम एडवांस होता है, इट्स अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स। चलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेम स्कैटरिंग हो जाना, स्कैटर हो जाना, चारों तरफ अलग अलग जगह पे बिखर जाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन व्हिच लाइट रेज आर डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो डिफरेंट डायरेक्शन पे लाइट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन पे चला जाता है लाइट, ये होता है हमारा स्कैटरिंग। व्हेन दे स्ट्राइक स्मॉल पार्टिकल्स, ये कोई स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे इस स्मॉल पार्टिकल पे लाइट आएगा, ये क्या करेगा, स्मॉल लाइट अलग अलग डायरेक्शन पर लाइट को स्कैटर करेगा, बिखर देगा। ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये डिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। व्हाई डज स्कैटरिंग ऑकर, क्यों होता है स्कैटरिंग, एयर कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक, गैस मॉलिक्यूल्स, एयर में ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो दिस पार्टिकल स्कैटर्स द लाइट, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होता है ना, ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिर से वेवलेंथ आएगा, जो यानी जो वेवलेंथ है ना लाइट का, वेवलेंथ है, और जो स्कैटरिंग है ये भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। यानी पहले हम पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी हमारा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, और स्कैटरिंग और भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड। शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स मोर स्कैटरिंग, यानी जिसका वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या था, वी, याद है ना, वी आई बी, वी स्क्वायर, ये था आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ का आपका ऑर्डर। यानी शॉर्टर वेवलेंथ, ये सबसे शॉर्ट है वेवलेंथ इसका, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी जो वायलेट कलर है ना, ये सबसे ज़्यादा
क्या होता है, स्कैटर होता है। इंडिगो कलर भी स्कैटर होता है, ब्लू कलर भी स्कैटर होता है। जो खास करके फास्ट 3 या फिर 3 4 ऐसे हालांकि इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा इन कलर में क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, क्योंकि ये इनका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है। और जितना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल वो उतना ज़्यादा स्कैटर करेगा, जितने ज़्यादा वेवलेंथ भी लाइट का वेवलेंथ वो उतना ज़्यादा स्कैटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक पढ़ेंगे ना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दिस फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोडियल पार्टिकल्स। कोलोडियल पार्टिकल्स में ये डस्ट, स्मोक, गैस मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल कोलोड में, कोलोडियल पार्टिकल एयर में तैरता रहता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोडियल, यानी स्कैटरिंग, ये जो टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसके थ्रू जो आपका क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज सीन when a fine beam of sunlight enters smoke dust filled room through the small hole। कभी आपने देखा है कि एक रूम, दरवाजा बंद है, सब बंद है, सुबह अभी सूरज उठा ही था, आधे घंटे में, आधे घंटे के बाद क्या होगा, एक छोटे कहीं कहीं पर दरवाजे के होल या फिर आपका जो विंड है उसकी होल के थ्रू क्या आ रहा है, ऐसे लगेगा जैसे एक कोई टॉर्च में या फिर एक बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ना, देखा है आपने। और उस बीम ऑफ लाइट को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो वो होता है टिंडल इफेक्ट के, बस हम देख पाते हैं। या फिर जहाँ पे कहीं पे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल वो ऐसा लगेगा कि सूरज की किरण आएगा नहीं, पर वो पत्ते की कहीं पे कोई स्पेस हुआ ना, वहाँ पे किनारों से, छोटे की किनारे से हम, सॉरी किनारे कह रहा हूँ, जो आपका छोटा स्पेस है वहाँ से क्या होता है, लाइट आ रहा है और वहाँ पे हम देख पाते हैं। या फिर स्मोक है तो वो भी हम देख पाते हैं, वो होता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्काई ब्लू। सनलाइट कॉन्टेन्स ऑल कलर। ये मैंने चैप्टर जैसे आज का सेशन मैंने शुरू किया था, पहले ही बताया था मैंने कि जो सनलाइट है ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो सनलाइट कंटेन्स ऑल 7 कलर्स। ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। ब्लू स्कैटर्स मोर, ये पहले हमने पढ़ा था कि जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा वो उतना ज़्यादा लाइट को स्कैटर करेगा। पर एक बात बताओ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू में ब्लू क्यों, वायलेट भी तो दिख सकता था, स्काई वायलेट भी तो दिख सकता था। चलो ये बाद में बताता हूँ। अच्छा, ब्लू लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से जो एटमोस्फियर में क्या होता है, जो टाइनी पार्टिकल्स है, जो कोलोडियल पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, हमारा स्कैटर करता है ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा। क्यों, ब्लू लाइट का वेवलेंथ शॉर्ट है। Blue scatters more in atmosphere, due to this blue light reaches our eyes from all directions, that's why the sky is seen as blue। अच्छा, वायलेट या इंडिगो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वेवलेंथ ब्लू का शॉर्ट है, पर उससे भी तो शॉर्टर आपका वायलेट है, इंडिगो है। क्या होता है ना, ये आपका लेस सेंसिटिव टू आई है। कौन सा, जो वायलेट या फिर इंडिगो कलर है, ये आंखों के लिए लेस सेंसिटिव होता है, आंख इसको, और ज़्यादातर आपका वायलेट कलर ना वहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो जाता है, एटमोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितना बचता है वो आंखों में, आंखों के लिए उतना आपका सेंसिटिव, आई उसको सेंसिटिव नहीं कर पाता है वायलेट को, लेकिन ब्लू को आंख अच्छे से कर पाता है। और इस आपका जो आपका क्या कहते हैं, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके बाद ब्लू ही आता है, तो ब्लू स्कैटर करेगा तो आंखों में आता है, इसलिए हम स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, व्हाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सेम कंसेप्ट में वही आएगा, सनलाइट ट्रैवल्स लॉन्गर पाथ थ्रू एटमोस्फियर, ब्लू एंड वायलेट लाइट स्कैटर्ड अवे। क्यों स्कैटर क्यों होता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ छोटा होता है ना, वेवलेंथ छोटा होता है, उसकी वजह से वो स्कैटर हो जाता है। और आगे जितना बढ़ेंगे, रेड क्या है, सबसे वेवलेंथ हाई है, यानी ये स्कैटर सबसे ज़्यादा कम होता है। रेड लाइट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रीचेस टू द आई, ये जितने इससे पहले है ये सारे एब्जॉर्ब हो जाता है और स्कैटर हो जाता है, पर रेड लाइट सबसे वेवलेंथ जिसका हाई है वो क्या होता है, हमारे आंखों के पास पहुंचता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सॉरी, सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। पहले मैंने क्वेश्चन कुछ करवाया, बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी करवाया। हालांकि 2 पार्ट में वीडियो आज मैंने बनाया था, कुछ काम की वजह से पहला पार्ट थोड़ा सा बनाने के बाद दूसरा पार्ट मैंने आज बनाया।
तो दोनों को कंबाइन करके मैं आज अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा थोड़ा पॉज करके रिवाइज करके देख लेना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, मैं ज़रूर आपको कमेंट के थ्रू मैं आपको आपसे पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ते रहिए, देश की सेवा कीजिए, अच्छे से रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।